हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सुनेली का कुआं को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 7, सुनेली का कुआं। ये एक लोक कथा है। इस पाठ में राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी की कमी को दर्शाया गया है। इसी से संघर्ष करती हुई एक सुनेली नामक स्त्री ने अपनी सूझबूझ और कठिन परिश्रम मेहनत से संकल्प से एक खोज का डन उसके अपने निश्चय को ऐसा कसकर पकड़ा कि दूसरे लोग भी उसका सहयोग करने के लिए विवश हो गए, मजबूर हो गए। आइए इस पाठ को पढ़ने। एक गांव था। गांव का नाम था नरसी की ढाणी। राजस्थान में दूर दूर घर होते हैं और उन जो घर होते हैं वो मिट्टी के उस तरीके के बने होते हैं, उन्हें ढाणी कहा जाता है, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उस गांव में पहले कभी नरसी यानी नरसिंह मेहता या उनकी बहन रही होंगी, या उन्होंने ही उसे गांव को बसाया होगा। तभी उनके नाम से इसका नाम नरसी की ढाणी पड़ गया। इस गांव में सुलेली ने परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति की है। इस कथन को सिद्ध करके दिखाया है। नरसी की ढाणी लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि में फैला हुआ एक गांव था। यहाँ केवल 5 ही परिवार रहा करते थे। यहाँ के जो घर होते हैं राजस्थान के, वो बहुत दूर दूर होते हैं। इसीलिए बताइए, इतनी 40 वर्ग किलोमीटर के बीच सिर्फ और सिर्फ कितने घर थे? 5 ही घर थे। ये सब एक ही परदादा या लड़दादा की बेल के फल थे, यानी एक ही भाई के ये सब संतानें थी। विभाजन से पूर्व इस वंश का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि के सीमांत में जा बसा, क्योंकि वहां किसी बंजारे ने कुआं बनवा दिया था, यानी वहां पर पानी का साधन था, इसीलिए एक परिवार वहीं पर बस गया। वह कुआं ही उस परिवार के मुखिया को वहां खींच कर ले गया और वहीं उसका मालिक बन बैठा। शेष परिवार उसी ढाणी की गढ़ी में बसे रह गए। वे लोग अपने पुरखों की ढाणी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। यानी लोग क्या करते थे, पुरानी जो अपने दादा परदादों की जमीन थी, जगह थी, उसे छोड़कर वहां से जाना पसंद नहीं कर रहे थे। राजस्थान में सबसे प्यारी और कीमती वस्तु यदि कुछ है तो वह है पानी, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। इस वजह से इस गांव की एकमात्र विकट समस्या थी, जो लोग कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वे पानी की कीमत को नहीं जानते, क्योंकि उनके पास तो टैप से आसानी से पानी आता है सप्लाई का। लेकिन यहाँ पर पानी की कमी थी। पानी का मूल्य तो वही लोग जानते हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए भी तरसते हैं। वैसे राजस्थान की औरतें बड़ी पानीदार होती हैं और राजस्थान वीरों की तलवारों का पानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी शूरवीर होती हैं। लेकिन यहाँ पानी की बात की जा रही है, जिसे जल कहते हैं, जिसे हम पीकर अपनी तृप्ति करते हैं, जो हम सबका जीवन है। बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाती हुई सुनेली सुनेली पिछले 50 वर्ष से इसी गांव को एक अपशब्द कहती चली आ रही थी, नरसी की ढाणी मर जाए थारी नानी। वो कहती थी कि हे नरसी की ढाणी, यहाँ पानी नहीं है, इसलिए तुम्हारी नानी मर जाए। सुनेली जब इस गांव में बींदनी यानी बहू बनकर आई, तब उसका सौंदर्य स्वर्ण के समान दमकता था, यानी उसका शरीर सोने जैसा चमकता था। शायद इसी कारण उसका नाम सुनेली पड़ गया था, वो इतनी सुंदर थी। लेकिन अब तो यही सोने के का रूप ढाणी की झुलसी रेत में तप तप कर कुंदन बनने के बजाय तांबा बन गया था, यानी वो अब सांवली हो गई थी। बेचारी जब इस गांव में आई, कभी सुख नसीब न हुआ उसे, कभी भी मतलब सुख चैन नहीं मिला। उसे 4-4, 5-5 कोस दूर जाकर पानी लाना पड़ता था, चाहे गर्मी हो या सर्दी।
आंधी हो या तूफान, उसे हर हालत में पानी लेकर ही आना पड़ता था, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं थी। पानी की व्यवस्था न होने के कारण उसे पानी लाना पड़ता था। त्योहार का त्योहार के दिन भी शारीरिक अस्वस्थता में भी उसे यह कार्य करना पड़ता था, चाहे वो बीमार हो, चाहे कोई त्योहार हो, लेकिन उसे पानी तो लाना ही पड़ता था। यही कारण था कि उठते बैठते उसके मुंह से यही निकलता था, नरसी की ढाणी मर जाए थारी नाली। इस गांव में पानी की इस विकट समस्या के कारण ही लड़कों का ब्याह करना मुश्किल हो जाता था, यानी लड़कों की शादी नहीं होती थी। कोई भी बाप अपनी बेटी को देने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि उसे पता था यहाँ पर बहुत परेशानियां हैं। कोई भी व्यक्ति अपने लड़कों की शादी इस गांव में करना पसंद नहीं करता था। हाँ, यहाँ की लड़कियों के ब्याह में कोई बाधा नहीं आती थी, क्योंकि लड़कियां तो ब्याह करके चली जाया करती थी। ससुराल जाने के बाद यहाँ की लड़कियां कभी वापस आने का नाम नहीं लेती थी। पानी की समस्या केवल औरतों के लिए ही ज्यादा थी, क्योंकि आदमियों का क्या, वो तो अपने ढेरों काम के साथ इधर उधर घूम ही आते थे। कभी कोटा बूंदी की ओर तो कभी उदयपुर की ओर, कभी भी चले जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब से झानी का एक परिवार बंजारे के कुएं के पास जाकर बस गया, तब से सुनैली के मन में भी इस गांव से उचट गया था, यानी सुनैली भी चाहती थी कि यार कहीं पानी वाली जगह पर चलते हैं ताकि समस्याएं कम हो सके। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वह भी मजबूर थी। उसके परिवार के लोग अपने पुरखों यानी पूर्वजों की ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। उनके लिए तो यह कहावत सिद्ध थी कि नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है। इसीलिए वो वहां पर वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ढाणी की ओर आ ही रही थी कि उसे खेजड़े, यानी राजस्थान में एक पेड़ होता है जिसे खेजड़ा कहते हैं, खेजड़े की जड़ में गीली मिट्टी दिखाई दी। उंदेरू यानी चूहों के ऊंदरों ऊंदरों के ने बिल बनाया होगा। वो सोचने लगी कि चूहों ने बिल बनाया होगा। ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया, विचार आया कि गीली मिट्टी है तो शायद यहाँ पर पानी भी होगा। वह खुशी से फूली नहीं समाई। गांव में पानी की कल्पना से मन ही मन वो बहुत खुश हो गई और दौड़ती हुई अपने घर में पहुंच जाती है। पनहड़ी पर घड़ा रखकर, पढ़नी जो होती है, जब बर्तन आप घड़े का स्टैंड होता है वो पढ़नी पर घड़ा रखते समय वह झाड़ी को अपशब्द जरूर कह देती थी, लेकिन आज उसके मुंह से कोई भी अपशब्द यानी बुरे शब्द नहीं निकले, बल्कि उसे पिछली गलतियों का पश्चाताप भी हुआ। उसने जल्दी ही अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग गांव में कुआं खोदेंगे। अब सुनेली बड़ी खुश होकर अपने बेटों को कहती है, चलो कुआं बनाएंगे। सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगते हैं। बोले, माँ तुम पागल तो नहीं हो, यहाँ कहाँ पानी मिलेगा। एक तो दौड़ दौड़ कर पिता के पास पहुंच गया और हंसते हुए बोला, बापूजी माँ पागल हो गई है। सुनकर बूढ़ा अवाक ही रह गया। दाढ़ी बनाते बनाते उसका हाथ एकाएक रुक गया और बोला, क्या बकता है। बकता नहीं हूँ बापूजी, कह रही है फाड़ा लेकर मेरे साथ आओ, इस गांव में कुआं खोदेंगे। अब आप ही बताओ बापू, उसे पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या। मतलब बच्चों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो समझ रहे थे कि माँ अब हमारी पागल हो गई है। सुनकर बूढ़े को कुछ इत्तेमान हुआ, फिर कहा, चलो मैं अभी आकर बात करता हूँ। जाकर देखा तो सुनेलू बिल्कुल तैयार बैठी थी। पूछने पर बोली, खेजड़ी की जड़ में गीली मिट्टी है, वहां ऊंदरों ने बिल बनाया है, वहां गीली मिट्टी निकली है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हो सकता है वहां जमीन में पानी हो। उसने सारी बात बता दी। यदि वहां पर कुआं खोदा जाएगा तो पानी जरूर निकलेगा। सुनेली का ऐसा कथन सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा और बोला, पागल हुई हो क्या, ऊंदरे तो हमेशा बिल बनाते हैं और यह कोई नया काम थोड़ी है। घर बैठे इस गांव में पानी कहाँ। उसका पति ये बात कहता है।
लेकिन सुनेली ने तो मन ही मन दृढ़ संकल्प कर रखा था। उसने ठाकुर की बात न सुनी। उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत ही कोई सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खिजड़े की जड़ की तरफ वो चल पड़ी। काफी देर बीतने के बाद में जब सुनेली वापस नहीं लौटी, तो ठाकुर ने सुनेली का पता लगाने के लिए अपने बेटों को वहां पर भेजा कि पता करो माँ कहाँ है। लड़का वहां पहुंचा तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया, यानी हैरान हो गया। खेजड़े के नीचे ताजा मिट्टी का ढेर लगा था और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी, यानी व्यस्त थी, बिजी थी। सुनेली का उठता हुआ फावड़ा दूर से दिखाई दे रहा था। वहां पहुंच उसने माँ के हाथों से फावड़ा लिया और खुद स्वयं उस गड्ढे को वो खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी, यानी मुलायम थी। इस समय दोनों ने उत्साह दिखाई पड़ रहा था, यानी दोनों में जोश था कि नीचे गीली मिट्टी है, यानी पानी जरूर होगा। थोड़ा सुस्ताने यानी थोड़ा सा आराम करने के बाद सुनेली बोली, बेटा, मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ पानी जरूर होगा और हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर गांव के सब लोग लग जाएं तो यह कार्य जल्दी और जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं तो खोदूंगी ही, चाहे महीनों लग जाएं। अब तो अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तो खुदाई कर, मैं तेरे लिए लोटी लेकर आती हूँ। माँ अपने बेटे से बात कहती है। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों ने जोर ने उसके काम को दुगना आगा बढ़ा दिया। यानी सुनेली तो बूढ़ी थी, लेकिन वो जो लड़का था वो जवान था, इसीलिए उस पे ताकत भी सुनेली से ज्यादा थी। इसीलिए उसने जल्दी जल्दी कुएं को खोदना शुरू कर दिया। यह देखकर सुनेली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बेटा खेजड़े के तने की छाया में रोटी खाने लगता है तो सुनेली फिर से फावड़ा लेकर खुदाई के कार्य में लग जाती है, यानी वो अपने काम को रोकती नहीं है। शाम को दोनों माँ बेटे घर पहुंचते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास झलक रहा होता है। दोनों ने लोगों दोनों ने ढाली के लोगों ने दोनों का उनका मजाक उड़ाया, लेकिन वो दोनों चुप ही रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रातः छोटा लड़का जागा तो देखा कि माँ अपने बिस्तर पर नहीं थी। पनहड़ी पढ़ानी पर घड़ा भी नहीं था, यानी पानी का जो मटका था वो अपनी जगह पर नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को उठाया और बोला, दादा साहब, माँ ठीक ही कहती हैं, खेजड़ी की जड़ में पानी है, तभी तो हरा भरा रहता है। आओ उठो, हम माँ का हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो माँ अकेले ही इस कार में मर खप जाएगी, यानी बहुत थक जाएगी। बड़े ने कुछ सोचा और छोटे भाई के साथ में वो चल पड़ा। दोनों खेजड़े के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माँ पानी का घड़ा लिए तेजी से दंदनाती हुई चली आ रही है, यानी बहुत तेज आ रही है। माँ में कितना बल, यानी इतना दम, इतना ज्यादा शक्ति और जोश भरा हुआ है, यह सोचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना उन्होंने शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस कार्य में लगा हुआ देखा तो उसे बहुत ज्यादा गर्व हुआ और वो बोली, शाबाश मेरे बच्चेरों, अब इस कार्य को पूरा होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। अरे छह 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 हाथ तो हो तो कुआं क्या, पाताल भी खोद दिया जाएगा, यानी अब तीनों मिलकर कुएं की खुदाई करेंगे। अरे छह ही हाथ नहीं, 8 हाथ कहो, मैं भी कुएं की खुदाई करूंगा, यानी उसका पति भी जो है अब उसमें सम्मिलित हो जाता है। फावड़ा जमीन पर रखते हुए बूढ़ा ठाकुर बोला। यह देखकर सुनेली के हाथों में पानी के समान बल आ गया, हाथी के समान बल आ गया, यानी वो बहुत ज्यादा अपने आप को क्या महसूस करने लगी, शक्तिशाली। वह खुशी से बोली, अरे जिसके दो दो जवान बेटे हों और जिसका आदमी भी ऐसा पौरुष दिखाए, उसे किस बात की चिंता। फिर खुशी से झूमती हुई बोली, धन्य मेरे भाग्य, मेरे बहुएं भी पनिहारी का गीत गाएंगी। मारे सासू जी ने खुदवाया कुआं बावड़ी जी। उसने
झट से पानी से भरा घड़ा उठाया और घर की तरफ चल दी। आज यही घड़ा उसे फूल की समान यानी बहुत ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके मन में खुशी और उत्साह बहुत ज्यादा भरा था। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं ही खोदता रहा, लेकिन ईश्वर भी शायद परीक्षा लेना चाहता था। शाम को जोर से आंधी आई और गड्ढा रेत से वापस भर गया। लड़के उदास हो गए, ढानी वाले भी सब मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनैली इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। जब रेगिस्तान में हवाएं चलती हैं, आंधी चलती है, तो बड़े से बड़े गड्ढे भी भर जाते हैं, या फिर एक जगह कहीं रेत का टीला बन जाता है, वहां पर इकट्ठी होती रहती है रेत, तो उसका परिणाम क्या होता है कि वो टीला बन जाता है। उसी तरह यहाँ भाई जो गड्ढा इतना मेहनत से खोदा गया था वो रेत से भर गया। वह बोली कि परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी है और हाथों में हमें ताकत दी है। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदी रात में हमें कुआं खोदने का काम शुरू करो, और मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी मैं। सुनैली की तरकीब सबको पसंद आ गई और पूरी तन्मयता यानी पूरे तन मन से वो कार्य में लग गए। एक दो बार आंधी आई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब उसका कार्य आगे बढ़ता देखकर गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। अब सफलता पास देखकर छोटे बड़े सभी उस कार्य में लग गए। अब सबको महसूस होने लगा था कि यहाँ पर पानी आ जाएगा। छोटे बड़े सभी लोग अब उसमें जुट गए। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई। नीचे से खोदी गई मिट्टी परंतु ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उठाकर उसे दूर फेंकाते थे। कोई किसी अज्ञात शक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए खेजड़े को सिंदूर लगा गया तो सुनैली वहां शाम को दिया भी जलाने लग गई। न जाने यह अज्ञात शक्ति की कृपा का फल था या लोगों के परिश्रम का या सुनैली के संकल्प का। एक दिन कुएं से पानी की बूंदें निकल आई। लोगों की प्रसन्नता यानी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सारे गांव में बताशे बांटे गए। सुनैली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब यह समाचार मिला तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। कुछ कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते ही देखते कुएं में 10 हाथ पानी चढ़ आया। सुनैली तो मानो मन सुनैली तो मानो खुशी से पागल हो उठी थी। मतलब उसे इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, अब वो पानी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। वह चिल्ला उठी, बोलो नरसिंह की ढाणी की जय। उसका साथ सबने दिया। तब ढाणी के एक ठाकुर ने कहा, जय तो सुनैली की बोलनी चाहिए। इतना कहना ही था कि सुनैली की जय जयकार से छोटा सा मरु प्रदेश गूंजने लगा, यानी सभी सुनैली की तारीफ और जय जयकार करने लगे। सुनैली की छाती गर्व से फूल उठी, यानी वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि आज उसकी वजह से इतना अच्छा कार्य हुआ। वह बूढ़े ठाकुर के पैरों में गिरकर बोली, नहीं ठाकुर जी, एक मेरी क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग मेरा साथ ना देते तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। बूढ़ा बोला, बीनीसा, यह आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो ऊंदरे कब बिल नहीं खोदते और चिड़े कहाँ नहीं उगते। वो कहते हैं कि चूहे तो हर जगह बिल खोदते हैं और यहाँ पर तो जगह जगह खेजड़े हैं। 80 बरस तो मैंने इस ढाणी में काट दिए, यानी 80 साल की उम्र तो मैंने इसमें निकाल दी। अब तक किसी की अक्ल काम नहीं आई कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। बाद में वह कुआं पक्का बनवा दिया गया। कहा जाता है उस कुएं में अथाह पानी है। लोग उसे सुनैली का कुआं कहते हैं। तो देखा, मेहनत के आगे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत करेंगे तो जरूर ही उसका फल हमें बहुत मीठा मिलेगा और हमें इतनी ज्यादा खुशी देगा कि हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपनी मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। इसके फल की चिंता न करें पर लेकिन हम मेहनत करे जाए।
इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।